आजादी की 75वीं सालगिरह पर कांग्रेस की खुसूसी मुहिम शुरू हो रही है, जिसका नाम जय भारत महासंपर्क है। इस मुहिम को कांग्रेस चलाएगी। कल से जय भारत महासंपर्क मुहिम का आगाज होगा। इसके साथ ही 3 दिन में 90 लाख लोगों से राब्ता करने का हदफ रखा गया है। यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय कुमार लल्लू ने ये जानकारी दी है। 30,000 गांवों और वार्डों में मुहिम चलाई जाएगी। कांग्रेस लीडरान इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। यूपी के संभल में एसपी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अफगानिस्तान पर दिए गए उनके बयानों के खिलाफ पुलिस ने ये केस दर्ज किया। दरअसल एसपी रुकने पार्लियामेंट ने अफगानिस्तान पर दिए गए अपने बयान में तालिबान के कब्जे को अफगानिस्तान की आजादी बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इसका मवासना भारत की आजादी के लिए लड़ी गई जंग आजादी से भी कर डाला। मामले को संजीदगी से लेते हुए बीजेपी वजीर राजेश सिंघल ने लोगों के एहसासात को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज कराया। एसपी एमपी के साथ साथ फैजान नाम के एक शख्स के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। फैजान ने सोशल मीडिया पर तालिबान की तारीफ की थी। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। अफगानिस्तान को लेकर मुतनाज़ा बयान देने के मामले में केस दर्ज होते ही एसपी रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि तालिबान की उन्होंने तारीफ नहीं की, उनका उससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बिल्कुल गलत है। क्योंकि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय? मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ। मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी ये जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ। ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तालिबान की हिमायत में मुतनाज़ा बयान दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सज्जाद नोमानी ने फेसबुक पेज पर 15 अगस्त को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा जायज है और तालिबान को हिंदुस्तानी मुसलमान का सलाम है। नोमानी का कहना है कि तालिबान ने दुनिया के सबसे मजबूत फौज को धूल चटाई। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बा ईमानी को सलाम करता है। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सज्जाद नोमानी के बयान से पर्सनल लॉ बोर्ड ने किनारा कर लिया है। हिंदुस्तान की बड़ी मुस्लिम तंजीम ने साफ किया है कि तालिबान की हिमायत में दिया गया बयान उनका जाती बयान हो सकता है, लेकिन बोर्ड का उस बयान से कोई लेना देना नहीं है। ट्वीट के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उसने तालिबान और अफगानिस्तान के सियासी हालात पर कोई तबसरा नहीं किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सज्जाद नोमानी की जानिब से तालिबान के हक में बयान देने पर इमाम उमर इलियासी ने हैरानी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो ऐसे बयान की मजम्मत करते हैं, साथ ही ऐसे लीडरान को पहले बताना होगा कि वो किस सोच के हैं। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी के ओहदे से बर्खास्त कर देना चाहिए। मुझे इस बात का हैरानी हुई, बहुत आश्चर्य लगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके एक जिम्मेदार उसमें संस्था से जुड़े मौलाना वो इस तरह का बयान देंगे, मेरे लिए हैरानी की बात है। दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है कि पर्सनल लॉ बोर्ड
पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, ऐसा तो नहीं है। और वो उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की तरफ से सलाम पेश किया, तो मैं समझता हूँ ना तो वो मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, ना मुसलमानों के लीडर हैं। व्यक्तिगत आप कुछ भी कह सकते हैं। तालिबान के मामले में दारुल उलूम फिरंगी महल के तर्जुमान मौलाना सुफियान निजामी ने तालिबान की हिमायत में जल्दबाजी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तालिबान के सिलसिले में क्या है। तालिबान ने जो दावा किया है हिंदुस्तान के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको जारी करने की इजाजत देगा या नहीं, वहां पर आम शहरी को अमन और सुकून से रहने की इजाजत देगा या नहीं, उसके बाद ही कोई बयान जारी हो सकता है। तालिबान ने जो दावा किया है कि वो हिंदुस्तान के जो प्रोजेक्ट वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको जारी रखने की इजाज़त देगा, वहाँ पर बच्चियों की तालीम की भी इजाज़त देगा, वहाँ पर हर शहरी को अमन और सुकून के साथ रहने की इजाज़त होगी, तो अगर वाकई में ये तमाम चीज़ें ज़मीन पर उतरती हैं और तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो हिंदुस्तान के साथ एक पॉजिटिव तरीके से जाते हैं, पॉजिटिव वे में जाते हैं, तो फिर हमें अपने मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी के तहत जो हमारे मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी होगी उसका साथ देते हुए तालिबान की हिमायत या मुखालिफत करनी होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस सिलसिले में किसी भी तरीके की उजलत और जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। जहां एक तरफ अफगानिस्तान में अफरा तफरी के हालात हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के कुछ अफगानी शहरी हिंदुस्तान में पनाह लेकर खुद को महफूज महसूस कर रही हैं। ऐसी एक दिलचस्प कहानी है हैदराबाद में रह रहे कुछ शेफ की। आइए सुनते हैं कि किस तरह से वो यहाँ आए और कैसे गुजारा कर रही हैं। हैदराबाद अपने मुख्तलिफ तरह के खाने और बिरयानियों के लिए मशहूर है। हैदराबाद में लोगों के शौक पूरा करने की गरज से शहर में ही एक अफगान रेस्टोरेंट चल रहा है, जहां ज्यादातर अफगानी लोग खाना बनाने का काम करते हैं। इस रेस्तरां में लोग दूर दराज से सफर करके खाना खाने आते हैं, लेकिन अफगान के मौजूदा हालात से वो खौफजदा नजर आए। पहले जब मैं आया था हालात सही था, उस टाइम मैं छोटा था, तकरीबन होगा मेरे 12-13 साल का उम्र के था मैं उस टाइम जब आया था मैं। अब यहाँ के सिटीजन हूँ, पहले का हालात सही था, अब जो है हालत उस पर अब कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ मैं। कहीं को बोले तो वहाँ नहीं हूँ मैं, वहाँ का सिटीज़न भी नहीं हो और वहाँ का बिल्कुल ख़त्म हो गया हो। और कभी कभी अगर दोस्तों से मुलाकात बात हुआ है फ़ोन के पीछे, बोलता हालत ख़राब है। मैं तकरीबन 9 साल हुए हैदराबाद में आया हो, तो अल्लाह शुक्र है अच्छा है ये, और माहौल जो है और यहाँ का लोग जो है माशाल्लाह अच्छा है, कुछ भी शिकायत कंप्लेन नहीं है कुछ भी, शुक्र है। मैं आप यहीं के सिटीज़न, हमारे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, पूरा यहीं पे शिफ्ट हुआ है, पूरा सेटल यहीं पे हुआ है, तो अल्लाह शुक्र कोई कंप्लेन कोई शिकायत वगैरह कुछ भी नहीं है हैदराबाद से। बहुत से अफगानों ने यहाँ पर अपना घर बना लिया है। ज्यादातर अफगानी तब आए जब वहाँ सियासी हंगामा शुरू हुआ था। उन्होंने यहाँ पर पनाह ले ली और यहीं की शहरियत हासिल कर ली, लेकिन यहाँ पर रहने के बावजूद उन्हें अपने लोगों की फिक्र है, जो वहाँ पर ऐसे हालात में मुलव्विस हैं, जो अब खाना बनाने जैसे कई काम करते हैं। अफगान काबुल रेस्टोरेंट में बनने वाला अफगानी खाना हैदराबाद के लोग काफी पसंद करते हैं। यहाँ के शेफ अफगानी तरीके से लजीज खाना बनाते हैं। अफगानी खाने में क्या है, अब जैसे काबुली पुलाव आ गया, रान आ गया, चिकन दम आ गया, चिकन रोस्ट आ गया, ऐसी चीज़ें हैं जो अफगानी नान पे, सूखा नान पे जो बोले तो जम्बो हो गया, अफगानी नान हो गए, इसको बहुत शौक से खाते लोग हैदराबाद में। पहले तो नहीं था, अब यहाँ पे क्या है शुरू हो गया, पहले बहुत कम था, एक ही काबुल दरबार जो पहले फर्स्ट टाइम जो था लकड़ी का पुल में था वो, अब उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, पूरा अल्लाह शुक्र है यहाँ पे चल रहा है। आपका नहीं बहुत पुराने से चल रहा है, तकरीबन 6-7 साल हुआ है। अफगानिस्तान से बहुत उधर काम के हालात सही नहीं है, बस इंडियन आएगा, बस इधर का काम कर अच्छा लगता है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी 5 साल हो गया हैदराबाद में काम किया। क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे? इधर सीधा मैं शेफ है, जिसका काबुली पुलाव सब आइटम बना रहा बॉडी का, काबुली पुलाव है, रॉन है, रोस्ट है, दम चिकन है, सब बहुत है इधर आइटम का बहुत है। उधर सबके वो बन के वो फोन बंद है, काम नहीं करा फोन, वो माइटो नहीं है, चीज़ नहीं है, उसका बात करा फोन नहीं है आजकल, व्हाट्सएप पे सब पे बंद है।
ये तकरीबन 20 दिन हो गए फुल बनने। इस रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि अफगानी जायके के लिए ही उन्होंने वहां से शेफ बुलवाए। इनके खाने में अफगान की झलक दिखाई देती है, जिसे यहाँ के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में काफी पसंद किया जाता है। हैदराबाद में लोग खाना पसंद करते हैं, समझे। आउटसाइडर भी जो भी आए, बाहर से भी लोग आए, तो क्या है, एक वैरायटी ऑफ फूड हैदराबाद में मिलता बोल के लोग पसंद करते। हमारा भी क्या है, फूड बिजनेस एक 30 ईयर से है मानो का। हम भी एक चेंज करके कुछ लेके आना बोल के काम बिजनेस शुरू करे। तो कुक्स को भी हम लोग पूरे वहां से बुलाए अफगानिस्तान के पब्लिक को ये नहीं मालूम होना कि भाई काबुल दरबार हम रेस्टोरेंट नाम रखे तो यहाँ के लोग से बनाने लगाए बोल के। तो हम क्या है, चेंज रहना, फूड भी चेंज रहना और वैरायटी ऑफ फूड पब्लिक को मिलना अच्छी चीज। रिज्क की तलाश में लोग कहां कहां नहीं जाते। ऐसे ही अफगान के ये लोग हैदराबाद में अपने कुनबे के साथ रहते हैं। भले ही इनका अब अफगानिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मुल्क का दर्द साफ नजर आया। हैदराबाद से प्रसाद भूसेकर की रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने आवाम से खिताब किया है। पैसे लेकर भागने की बात अफवाह है। उन्होंने ये बात कही, मुझे मौत का खौफ नहीं है। अशरफ गनी आवाम से खिताब कर रही हैं। काबुल से पैसे लेकर नहीं भागा, मैं फिर अफगानिस्तान जाना चाहता हूँ। अशरफ गनी पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो देश छोड़कर, मुल्क छोड़कर, अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं। इस पर उन्होंने अपना मौकिफ रखा है, सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं मुल्क छोड़कर नहीं भागा हूं, अगर मैं मुल्क में रहता तो बहुत ज्यादा खून खराबा होता। अफगानिस्तान के साथ अशरफ गनी ने आवाम से खिताब में ये तमाम बातें कही हैं। यूएई में है अशरफ गनी। और अब अफगानिस्तान के साथ अशरफ गनी आवाम से खिताब करते हुए नजर आए हैं। इल्जाम लग रहे हैं अशरफ गनी के ऊपर कि वो हेलीकॉप्टर में और कारों में पैसा भरकर लेकर भागे हैं। उस इल्जाम को उन्होंने अफवाह बताया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे लेकर भागने की बात सिर्फ अफवाह है। गनी ने कहा है कि मुझे मौत का खौफ नहीं है, काबुल से पैसे लेकर नहीं भागा हूं, मैं फिर अफगानिस्तान जाना चाहता हूं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं। तमाम मुल्कों की तरफ से ये बात कही जा रही है। अफगानिस्तान के बाशिंदे भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन अब अशरफ गनी अपना मौकिफ रखते हुए सामने आए हैं। आवाम से उन्होंने खिताब किया है। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों उर्दू टीचर्स को भर्ती करने के लिए 917 वैकेंसी निकाली थी, जिसके लिए मुल्क भर से आई एप्लीकेशन की तादाद अब सामने आ गई है। एक आरटीआई में यूएसएसएसबी ने बताया है कि मर्द कैटेगरी में 1230 और फीमेल कैटेगरी में 1142 उर्दू टीचर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। इनमें से 580 फीमेल टीचर और 346 मेल टीचर नौकरी पर रखे जाएंगे। टोटल एप्लीकेशन की तादाद सामने आने के बाद एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं और सभी उम्मीदवार इम्तिहान के बाद अब नौकरी के गुना भाग में लग गए हैं। मैंने एक आरटीआई लगाई थी डीएसएसबी पर, जिसमें हमने टीजीटी उर्दू में कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया इसकी तादाद पूछी थी। वो जवाब लगभग आ गया है हमारे पास, जिसमें मेल कैटेगरी के लिए 1230 लोगों ने अप्लाई किया है और फीमेल कैटेगरी के लिए 1142 लोगों ने अप्लाई किया। आरटीआई का डालने का मकसद यही था कि कैंडिडेट को कितना टफ कंपटीशन है इसके बारे में मालूमात हो, कितने लोगों ने अप्लाई किया। इससे अपनी जो स्टडी की स्ट्रेटेजी है वो तैयार करने में मदद मिलती है। मेरी सभी उम्मीदवारों से ये अपील है कि वो अब वक्त बहुत कम रह गया है, तो अपनी तैयारी में जुट जाएं बेहतर तरीके से। यूपी में रक्षाबंधन के मौके पर यूपी हुकूमत ने खवातीन को तोहफा दिया है। इस मौके पर बहनें अब अपने भाइयों को राखी बांधने फ्री बस में सफर करेंगी। यूपी सरकार ने महकमा ट्रांसपोर्ट की बसों में खवातीन को एक दिन का तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के हुक्म पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए हैं। ये सहूलियत 21 अगस्त की रात 12 बजे से 22 अगस्त की रात 12 बजे तक सभी तरह की बसों में मिलेगी, जिससे खवातीन को राहत मिलेगी।
जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को ईडी ने समन जारी किया था, जिसके बाद गुलशन नजीर आज ईडी ऑफिस श्रीनगर पहुंचे। उनके साथ उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रही। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर साबिक सीएम की मां गुलशन नजीर से पूछताछ की है। वाज़ेह रहे कि ईडी ने इससे कबल गुलशन नजीर को समन जारी किया था और किसी वजह से गुलशन नजीर वहां नहीं पहुंच सकी थी। हालांकि जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम और पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर ईडी और दीगर सरकारी सिस्टम के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि सच बोलने वालों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होती है। इसी तरह आजकल ये जो नया कश्मीर बनाया गया है, जो न्यू इंडिया है, उसमें जो भी सही बात करता है, जो सच्ची बात करता है, उसको उसके लिए सजा दी जाती है। और जो एजेंसीज जैसे ईडी है, एनआईए है, जिनको बहुत ही सीरियस काम करने के लिए बनाया गया है, मगर बदकिस्मती से इन एजेंसीज को वेपनाइज किया गया है। दीज एजेंसीज आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सनल, स्टूडेंट्स। पुंछ के सुनारकोट में मुहर्रम के मौके पर एक तिब्बी और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। ये कैंप शिया तबके की तंजीम अंजुमन जाफरिया की जानिब से लगाया गया। इस दौरान कैंप में इलाके के लोगों ने खुशी के साथ हिस्सा लेकर अपना हेल्थ चेकअप कराया और तंजीम ने नौजवानों ने ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल अफसर सुनारकोट जुल्फिकार अहमद भी मौजूद रहे। अंजुमन जाफरी के मेंबरान ने सुनारकोट महकमे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज के इस कैंप में महकमा सेहत का पूरा ताउन रहा। 7 या 8 मुहर्रम को हर साल एक मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हैं, जिसमें हमारे यहाँ के जो मशहूर डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर मुमताज़ हुसैन शाह साहब, डॉक्टर मुकर्रम हुसैन शाह साहब, और भी जो हमारे डॉक्टर गुलाम हैदर शाह साहब, और जो यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरकोट में डॉक्टर्स होते हैं, उनसे भी हम लोग कोशिश करते हैं जो अवेलेबल डॉक्टर्स हों उनको यहाँ पे बुलाते हैं। गुवाहाटी का कचरा फेंकने के लिए गांव में एक डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है, जिस डंपिंग ग्राउंड के नजदीक दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिस सेंचुरी में दुनिया के बहुत से नस्ल के परिंदे आते हैं और इस जगह को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के सयाह यहाँ आते हैं। लेकिन जब डंपिंग ग्राउंड में कचरा फेंकना शुरू हुआ तो परिंदे भी जगह से दूर होने लगे। मकामी लोगों ने इस बाबत अपनी नाराजगी जाहिर की। जितना भी लोग आते हैं वहाँ पे कचरा वगैरह फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं दीपोर में, वो सब जो साइड में है जो वो सब साफ किया है हम लोग। और फिर एक फोटो आर्ट गैलरी लगा है फोटो का, जितना भी ये डिग्रेशन का फोटो है, जैसे कि डंपिंग ग्राउंड का कैसे रिसाइकल और रिड्यूस करता है। यहाँ पे तो गुवाहाटी में जो पहले क्या करते थे, ये जो डंपिंग यहाँ पे होते थे वो जला देते थे। मैं अभी उपस्थित हूँ गुवाहाटी के बरागांव में, जिस जगह पे असम सरकार ने गुवाहाटी के कचरे को लाकर जमा करने के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाया है, क्योंकि ये डंपिंग ग्राउंड जो दीपर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके पास ही है। यहाँ पर देश विदेश कर जो चिड़ियाएँ होते हैं यहाँ पे आते हैं और पर्यटक स्थली होने के कारण लोग भी यहाँ पे चिड़िया देखने आते हैं। परंतु यहाँ पे अगर डंपिंग ग्राउंड होता है तो यहाँ में परिभ्रमी जो चिड़िया होते हैं बाहर से आते हैं वो आना कम हो जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कचरा डालना अभी से शुरू हो रहा है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे यहाँ पे कचरे लाए जा रहे हैं गुवाहाटी के, और ये जगह पे कचरे फेंकने के कारण जो आपका यहाँ के चिड़िया और जो आपका बड़े बड़े बर्ड होते हैं वो आपका यहाँ से दूर होकर जो आदमी के घर के पास जाकर जो आपका दीवार बनाया है उसमें जाकर बैठ गए हैं और सहम गए हैं कि अभी क्या होगा।
अभी ऐसे होने से यहाँ पे चिड़ियाएँ कम आएगी, कचरे के बदबू और इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे चिड़िया आना कम होगा और चिड़िया आने के कम होने के कारण दीपरबिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाहर से आए पर्यटक भी कम हो जाएंगे। मैं गुवाहाटी से शरीफुद्दीन अहमद, जी मीडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।